जैसा कि आप पहले अंक में जान चुके हैं इजराइल के विमान अपहरण की कहानी, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मासूम सी दिखने वाली लड़की के कुकृत्यों में शुमार दूसरे विमान अपहरण की कहानी। रोम से इजरायली विमान को हाईजैक कर अंजाम तक पहुंचाने के बाद लैला खालिद के हौसले इतने बुलंद हो चले थे कि सितंबर 1970 में इसने दूसरा विमान हाईजैक करने के लिए लेबनान से यूरोप का रुख किया। 4 सितंबर को उसने स्टटगर्ट जर्मनी में पैट्रिक आर्ग्यूलो से मुलाकात की, जो कि इस बार की विमान हाईजैकिंग में ये लड़ाका उनका साथ देने वाला था। इससे पहले ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। 6 सितंबर को ये दोनों न्यूयॉर्क का टिकट लेकर स्टटगर्ट के एम्स्टर्डम तक साथ गए। आपको बता दें, इस विमान अपहरण का साथी आर्ग्यूलो अमेरिका में पैदा हुआ एक निकागुएन था। एम्स्टर्डम में ये दोनों न्यूयॉर्क जाने वाली इजरायली एयरलाइंस ELAI 219 के बोइंग 707 विमान में सवार हुए। सारा इरविंग अपनी किताब लैला खालिद आइकॉन ऑफ पैलेस्टीनियन लिबरेशन में लिखती हैं, जब ये दोनों विमान में सवार हुए तो उन्हें ये पता नहीं था कि उनके अन्य दो साथी जिन्हें इस हाईजैकिंग में उनकी मदद करनी थी, उन्हें ELAI के स्टाफ ने सीट देने से मना कर दिया था। हाईजैकिंग की योजना बनाने के दौरान ही ये तय हुआ था कि ELAI के विमान की हाईजैकिंग में 2 से अधिक लोगों की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनके विमान में हथियारबंद सुरक्षा गार्ड मौजूद रहते हैं और विमान में सवार होने वाले लोगों की 3 बार तलाशी भी ली जाती है। इस बार लैला खालिद और उसके साथी इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए थे। इस घटना के बारे में लैला खालिद ने BBC से बात करते हुए कहा था कि आर्ग्यूलो को पता था कि उसे क्या करना है और मुझे पता था कि क्या करना है। मेरे पास 2 हैंड ग्रेनेड थे, पैट्रिक के पास भी 1 हैंड ग्रेनेड था। मैं बहुत छोटा सा स्कर्ट पहने हुए थी। मैंने सारे नक्शे उस स्कर्ट के अंदर छिपा रखे थे। जब लैला खालिद दौड़कर कॉकपिट की तरफ गई तो पायलट ने पहले ही उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। इस दौरान लैला खालिद ने खास तौर से बनाई गई अपनी ब्रा से दोनों हैंड ग्रेनेड निकाल लिए, लेकिन तभी विमान में सवार मार्शलों ने गोली चलानी शुरू कर दी। पैट्रिक ने जवाबी फायर किया, जो मार्शल श्लोमो वाइडर के पैर में जा लगा। इस बीच पैट्रिक को भी गोली लग चुकी थी। खालिद पर 2 गार्डों और यात्रियों ने हमला बोला था। लोग उन्हें मारने लगे, जिससे उनकी कई पसलियां टूट गई। मार्शल ने फायरिंग शुरू की। इस बीच चालाक पायलट ने विमान को अचानक नीचे ड्राइव करा दिया, जिससे लैला खालिद असंतुलित होकर नीचे गिर गई। इस दौरान यात्रियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनकी सीट बेल्ट बंधी थी। इस समय विमान काफ़ी नीचे आ गया था, जिससे ये संभावना खत्म हो गई थी कि अगर ग्रेनेड से विस्फोट होगा भी तो केबिन में कोई असर नहीं होगा और कम से कम ही नुकसान होगा। लैला खालिद ने आगे कहा कि उस समय उन पर क्या गुजर रही थी। आधे घंटे बाद वो खड़ी हुई और उन्होंने अपने दांतों से हैंड ग्रेनेड का पिन निकालने की कोशिश की। जैसे ही वो खड़े होकर चिल्लाई, पीछे से सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग शुरू कर दी और लैला ने देखा कि कोई कॉकपिट की मैजिक आई से उन्हें देख रहा था। मैंने उसे चेतावनी दी कि मैं 3 तक गिनती गिनूंगी। अगर तुम तब तक कॉकपिट का दरवाज़ा नहीं खोलते तो मैं जहाज़ को उड़ा दूंगी। उसके मुताबिक वो विमान को नहीं उड़ाना चाहती थी। कॉकपिट के लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ क्षणों बाद किसी ने लैला के सर पर पीछे से वार किया और लैला बेहोश हो गई, जिसके बाद इस विमान की लंदन में आपात लैंडिंग कराई गई। आगे लैला खालिद
ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने देखा कि एक मार्शल खून से लथपथ आर्ग्यूलो की कमर पर खड़े होकर उसकी पीठ में 4 गोलियां दागा। घायल मार्शल श्लोमो वाइडर की हालात से चिंतित होकर ELAI के पायलट ने लंदन में आपात लैंडिंग की। आर्ग्यूलो पर गोली चलाने वाले मार्शल बार लेवाओ को जहाज के हैच से उतारकर दूसरे ELAI विमान में चढ़ा दिया गया ताकि वो ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाएं और उन्हें आर्ग्यूलो की मौत का जिम्मेदार न ठहराया जाए। लैला खालिद को कुछ यात्रियों की टाइयों की मदद से बांधकर जबरदस्ती विमान के फर्श पर लिटा दिया गया। लैला की किस्मत अच्छी थी कि इजरायली सुरक्षा बलों ने उन्हें बंदी नहीं बनाया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। विमान लैंड करते ही पैट्रिक आर्ग्यूलो के शव को एक एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया गया, जिसके बाद लैला ने सुरक्षा कर्मियों से अनुरोध किया कि उनके हाथ खोल दिए जाएं। हाथ खुलने के बाद लैला ने पैट्रिक के शव के बगल में खड़े होकर उसके हाथ पकड़े और उसकी चोटों का जायजा लिया, साथ ही दोस्ती की भावना निभाते हुए उसके होठों को चूमा भी और फिर रो पड़ी। लैला के लिए यह बहुत दुख भरा क्षण था क्योंकि वो सोच रही थी कि उसकी जगह लैला को मरना था, क्योंकि यह लड़ाई उसकी थी। वो तो सिर्फ मदद के लिए आया था। इसके बाद लैला खालिद को लंदन के ईलिंग पुलिस स्टेशन पर ले जाया गया, जहां अगले कुछ दिनों तक चीफ सुपरिंटेंडेंट डेविड प्रियो ने उनसे पूछताछ की। जेल में लैला के साथ अच्छा व्यवहार किया गया। कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने उसके साथ टेबल टेनिस भी खेली। जब लैला ने पढ़ने के लिए कुछ सामग्रियां मांगी तो उन्हें पत्रिकाएं दी गई। लैला ने पत्रिकाएं लेने से मना किया तो उसे समाचार पत्र उपलब्ध कराए गए। साथ ही लैला को नहाने के लिए स्टेशन के चीफ का बाथरूम दिया गया। उसके लिए साफ कपड़े और तौलिए लाए गए। जब लैला के कमरे में एक महिला गार्ड बिठाने की कोशिश की गई तो लैला ने नाराज होकर कहा कि मैं अपने को मारने नहीं जा रही हूँ, मुझे अभी और अभियानों में भाग लेना है। जब लैला खालिद ने इच्छा जाहिर की वो कुछ देर खुली हवा में सांस लेना चाहती हैं तो उन्हें जेल की ऊपर की मंजिल पर ले जाकर खिड़कियां खोल दी गई ताकि वो ताजी हवा का आनंद ले सके। उसको प्रतिदिन 6 रॉथमैन सिगरेट पीने की भी इजाज़त दी गई। कई बार पुलिस कर्मियों ने उसको 6 से अधिक सिगरेट भी पीने के लिए उपलब्ध कराई। यहाँ जेल में तो लैला की पूरी खातिरदारी हो रही थी, लेकिन इधर लैला को छुड़ाने के लिए ब्रिटिश जहाज की हाईजैकिंग कर ली गई। इसके बारे में जब लैला से पूछा गया तो डेविड प्रियो ने उन्हें जानकारी दी कि ELAI के विमानों के अलावा स्विस एयर, TWA, पनाम और ब्रिटिश एयर के विमानों को भी हाईजैक कर लिया गया है। ये सुनते ही लैला खालिद ने कहा कि ब्रिटिश एयर के विमानों को हाईजैक करने की योजना नहीं थी। प्रियो ने उन्हें बताया कि 9 सितंबर को बहरीन से लंदन आ रहे ब्रिटिश एयर के विमान को हाईजैक कर जॉर्डन के डॉसन फील्ड में ले जाया गया। आगे लैला खालिद ने जब उनसे पूछा कि उनकी मांग क्या है तो प्रियो ने जवाब दिया कि वो आपकी रिहाई चाहते हैं। इसके बाद 28 सितंबर को पुलिस गार्डों ने पहली बार लैला को रोते हुए देखा। उस दिन अखबारों में मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर की मौत की खबर छपी थी। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने बंधक बनाए गए अपने 114 यात्रियों के बदले लैला खालिद को रिहा कर दिया। 24 दिनों तक ब्रिटिश जेल में रहने के बाद 1 अक्टूबर 1970 को लैला खालिद को लेकर रॉयल एयरफोर्स के विमान ने काहिरा के लिए उड़ान भरी। इससे पहले 12 सितंबर को हाईजैक किए हुए सभी विमानों को डॉसन फील्ड में विस्फोटकों से उड़ा दिया गया। इस घटना के कई साल बाद BBC ने लैला खालिद से पूछा, आपने जो कुछ किया उसका आपको दुख है? लैला खालिद का जवाब था, बिल्कुल नहीं। उसने फिर सवाल किया, आपकी वजह से विमान में सैकड़ों यात्री आतंकित हुए और उन्हें मानसिक आघात पहुंचा। विमान का स्टीवर्ड भी बुरी तरह से घायल हुआ।
इस सवाल के बदले लैला ने जवाब दिया, मैं इस बात की माफ़ी मांग सकती हूँ कि उन्हें आघात पहुँचा, लेकिन वो अंततः सुरक्षित रहे। इस कार्रवाई का उद्देश्य उन्हें नुकसान पहुँचाना नहीं, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि एक मानव के रूप में हमें और हमारे मानवाधिकारों को भी नज़रअंदाज किया गया। 77 वर्षीय लैला खालिद इस समय अम्मान में रह रही हैं। उन्होंने एक डॉक्टर फयाज रशीद हिलाल से शादी की है, जिससे उनके 2 बच्चे भी हैं, जिनका नाम बदर और बशर है। अब लैला को देखकर कोई नहीं कह सकता कि एक ज़माने में चेक कपाया पहने और हाथ में AK-47 लिए ये फ़लस्तीनी संघर्ष की सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल थी। तो दर्शकों, ये रही विमानों को हाईजैक करने वाली लैला की दिल दहला देने वाली कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही जेहन तक को जमकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आप मेरे दर्शक ही नहीं बल्कि प्रियजन भी हैं।